नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स पॉइंट के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, जो लोग सीटेट और यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज हम ये बेहद खास वीडियो लेकर आए हैं, जहां पे हम लोग ईवीएस की चर्चा करेंगे। ईवीएस मतलब कि इन्वायरमेंटल स्टडीज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूरा सिलेबस जाना कि सिलेबस में क्या-क्या पूछा जाता है, किस किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ईवीएस को। वन बाय वन सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस बनाएंगे। ये वीडियो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए नहीं होगा, बल्कि ये वीडियो होगा, पहले हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, पहले हम चीजों की परिभाषा जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ईवीएस का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ठीक है, बेहद सफल होने के लिए दोस्तों एक रणनीति का होना आवश्यक है। तो रणनीति के तहत अगर आप स्ट्रेटेजी के तहत अगर आप तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं चीजों को, तो सफलता के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ईवीएस एग्जाम में जो पैटर्न होता है क्या होता है। सीटेट, सुपर टेट या यूपीटेट में जो हम बात करते हैं, तो ईवीएस का जो क्वेश्चन होता है वो दो सेगमेंट में डिवाइड होता है। एक होता है ईवीएस का कंटेंट, दूसरा होता है ईवीएस का पेडोलॉजी। तो ईवीएस कंटेंट से 15 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, मतलब 15 सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि हर एक सवाल 1 नंबर का होता है, तो 15 मार्क्स, 15 सवाल पूछे जाते हैं, 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। और पेडोलॉजी से रिलेटेड भी 15 सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 सवाल पूछे जाते हैं, जिनके अंकों की संख्या 15 होती है। तो टोटल कुल मिलाकर ईवीएस से 30 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, 30 सवाल पूछे जाते हैं और उनके नंबर की संख्या जो होती है वो 30 होती है। मतलब अगर आप ईवीएस को कंप्लीटली 100% अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो ये 30 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं। 30 में से कितना भी हो जाए, आपको 25 तो आपको मिलना ही मिलना है, ये कहीं नहीं गया हुआ है। अगर एक आध क्वेश्चन कहीं गलत हो जाते हैं तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, आपने चीजों को एक स्ट्रेटेजिक तरीके से पढ़ा हुआ है, उसकी प्रैक्टिस की हुई है, टेस्ट क्वेश्चन टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, तो ये 25 प्लस नंबर्स आपके कहीं नहीं गए हैं दोस्तों। 25 प्लस आपको मिलना ही मिलना है, अगर आपने ईवीएस के पैटर्न को अच्छे से, ईवीएस के पूरे सिलेबस को पढ़ा हुआ है और स्ट्रेटेजिक तरीके से पढ़ा हुआ है। ये नहीं कि आज कोई और चीज पढ़ लिया, कल कोई और चीज पढ़ लिया, और ये भी नहीं है कि आप चीजों स्ट्रेटेजिक तरीके का मतलब है कि पहले हम चीजों की समझ को डेवलप करें। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम इकट्ठे करके उसको सॉल्व करते जाएं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। पहले हम चीजों की समस्त बुनियाद अगर अच्छी होगी, तो उसके ऊपर आपसे कोई भी एग्जाम कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, आप वो चीज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम बुनियादी तौर पे जो चीजें जरूरी हैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया कि एग्जाम पैटर्न में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 15 मार्क कंटेंट से रिलेटेड ईवीएस कंटेंट से आता है और 15 नंबर का सवाल ईवीएस पैथोलॉजी से आता है। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि ईवीएस कंटेंट के अंदर क्या-क्या चीजें आती हैं और ईवीएस पैथोलॉजी के अंदर क्या-क्या चीजें आती हैं। ठीक, जब हम ये जानेंगे कि इन दोनों के अंदर क्या-क्या चीजें आती हैं, उसके बाद ही हम नेक्स्ट प्रोसीड कर पाएंगे। उसी हिसाब से हम बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो ये है ईवीएस का सिलेबस। ईवीएस कंटेंट के अंदर, हालांकि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि किस किस सब्जेक्ट के अंदर क्या-क्या क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईवीएस की बात करने वाले हैं कि ईवीएस के अंदर क्या-क्या क्वेश्चंस आते हैं, ईवीएस के अंदर क्या-क्या सिलेबस होगा जिसके अंदर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं या प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, तो अगर हम कंटेंट, तो ईवीएस को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला है, पिछले स्लाइड में मैंने बोला, पहला है ईवीएस का कंटेंट का सिलेबस और दूसरा है ईवीएस के पेडोलॉजी का सिलेबस। ठीक है, तो ईवीएस कंटेंट सेक्शन के अंदर ये जो पहला सेगमेंट है, ए सेगमेंट जिसे हम कह रहे हैं, ए के अंदर क्या क्या चीजें जाती हैं। तो ए के अंदर इन्वायरमेंटल स्टडीज में आपको, इन्वायरमेंटल स्टडीज क्या होता है? इन्वायरमेंटल स्टडीज का मतलब है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण में जो जो चीजें आती हैं, हम, आप, पेड़ पौधे, जंतु, ये सब जो चीजें हैं, उन सब को मिलाकर ही पर्यावरण बनता है। हवा, पानी, जल, पशु पक्षी, पौधे, फसल, खेत, खलिहान, शहर, ये सब चीजें। ठीक, तो कंटेंट के अंदर का सिलेबस हम जान लेते हैं। तो पहला जो भाग सेगमेंट है वो है परिवार एवं मित्र।
ठीक है। दूसरा जो आता है वो है संबंध, तीसरा आता है कार्य और खेल, चौथा पॉइंट जो आता है पशु, जंतु एवं पौधे, चौथा पॉइंट जो आता है भोजन एवं पोषण, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है जल, उसके बाद आश्रय, उसके बाद यातायात, उसके बाद एक जो पॉइंट बनता है यहाँ पे, जो कहा जाता है कि समझते हम चीजों को, पढ़ने के बाद हम समझते कैसे हैं चीजों को, ठीक है। मतलब एक लॉजिकल जो पढ़ने के बाद, स्टडी के बाद जो एक लॉजिकल एबिलिटी डेवलप होती है, उसके आधार पर कि हम चीजें कैसे बनाते हैं किसी भी चीज को। फिर हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक। ये 4 चीजें हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ परिवार एवं मित्र, संबंध, कार्य और खेल, ठीक है। तो आज के वीडियो का सिलेबस ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा ईवीएस कंटेंट का सिलेबस है। ईवीएस पेडोलॉजी के सिलेबस पे भी हम बाद में आएंगे। ईवीएस कंटेंट के सिलेबस में से आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एकदम स्टार्टिंग से एकदम बुनियादी बातें जो जानने के लिए बेहद जरूरी होती हैं किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी छात्र को। अगर वो स्ट्रेटेजिक तरीके से तैयारी कर रहा है तो बुनियाद बनाने के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, एकदम बुनियादी बातों के लिए। तो बुनियादी बातों की अगर शुरुआत करें तो हम सबसे पहले आज जानेंगे परिवार एवं मित्र, संबंध, कार्य और खेल। यही यही 3-4 पॉइंट पे हम पूरा का पूरा आज का वीडियो फोकस है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग परिवार की। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि हम आप सब एक परिवार में रहते हैं, मतलब जो हमारा घर होता है वही हमारा परिवार होता है। लेकिन आज हम जो हम जानते हैं उससे विमुख होकर के दरअसल समाजशास्त्र या जो भी सामाजिक लोगों द्वारा, जो विद्वानों द्वारा, जो दर्शन शास्त्रियों द्वारा, जो फिलोसफर्स द्वारा इनकी जो डेफिनेशन दी गई है, उनकी बात करेंगे कि क्या है दरअसल ये, ठीक है। तो परिवार एवं मित्र के सेगमेंट का पहला टॉपिक जो होता है वो होता है परिवार। परिवार का मतलब क्या होता है? फैमिली, ठीक। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसे फैमिली कहते हैं। तो समाजशास्त्रियों के अनुसार, समाजशास्त्री मतलब समाजशास्त्री कौन होते हैं? समाजशास्त्री जिन्हें समाज के बारे में काफी अच्छी नॉलेज होती है, वो समाजशास्त्र के अंदर आता है, जो सामाजिक चीजों को, बुनियादी चीजों को का विश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य होता है। मतलब अगर किसी परिवार में, अगर किसी, मैं परिवार को अगर ऐसे बोलूं कि ऐसे लोगों का समूह जिसमें पति पत्नी और बच्चे हों, तो वो एक तरह से परिवार का रूप ले लेता है। ध्यान दीजिएगा, व्यक्तियों का, मनुष्यों का, इंसानों का ऐसा समूह, मतलब अगर हम अंग्रेजी में बात करें ह्यूमंस का, या फिर अगर हम हिंदी में बात करें तो इंसानों का ऐसा समूह जिसमें पति पत्नी और बच्चे हों, तो एक तरह से वो परिवार का एक रूप ले लेता है। और ऐसे में किसी एक के अभाव से वह परिवार न होकर गृहस्थ का रूप ले लेता है। ध्यान दीजिएगा, परिवार और गृहस्थ दोनों में एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा अंतर है। अगर किसी समूह में पति पत्नी और बच्चे हैं तो वो क्या होता है? तो फिर वो एक परिवार माना जाता है समाजशास्त्रियों के हिसाब से। लेकिन अगर उसी समूह में पति पत्नी बच्चों में से किसी का अभाव है, ये आप समझ लीजिए कि पति नहीं है, पति मर गया है, या पत्नी नहीं है, या बच्चे नहीं है, तो ऐसे में वो परिवार नहीं बल्कि वो टेक्निकल रूप से वो गृहस्थ कहा जाता है, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका पुटअप होता है कि आपसे पूछ सकता है कि परिवार को लेकर दिए गए कथन में से कौन सा सही है, या गृहस्थ को लेकर के दिए गए कथन में से कौन सा सही है। ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि एक परिवार जिसमें पति की मृत्यु हो गई है, पत्नी है और बच्चे हैं, तो ऐसे में वो क्या कहलाएगा? आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा, परिवार कहलाएगा, गृहस्थ कहलाएगा, एकल परिवार कहलाएगा, या संयुक्त परिवार कराएगा, मतलब कि जॉइंट फैमिली करवाएगा। तो ये चीज बहुत ही माइनर चीज है, यहाँ पे जो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि परिवार और गृहस्थ में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ही छोटा सा। और यहीं पे हम गलती कर देते हैं, जब बुनियाद हमारी क्लियर नहीं होती है तो हम सिर्फ प्रश्न सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ऐसे में हम यही गलतियां करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि इसी डिफिनेशन के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि सभी परिवार गृहस्थ होते हैं, लेकिन सभी गृहस्थ परिवार नहीं होते हैं। मतलब कि जितने भी परिवार हैं, ये सारे परिवार एक गृहस्थ होते हैं।
ठीक है। सारे परिवार गृहस्थ होते हैं, लेकिन सारे गृहस्थ जो है परिवार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि परिवार में कौन होता है? मूल रूप से परिवार में पति पत्नी और बच्चे होते हैं, और अगर इन तीनों में से किसी का अभाव होता है तो वो परिवार नहीं बल्कि वो गृहस्थ हो जाता है। ठीक। तो एकदम छोटी छोटी चीजें, जो यही छोटी चीजें एग्जाम में आता है तो लोगों को लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो जनाब, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस से कोई प्रश्न नहीं आता है। हमें आउट ऑफ सिलेबस कब लगता है? जब हम चीजों को पढ़े नहीं होते हैं, उसमें हमें लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है। पहले सिलेबस को हमारा हमारा फर्ज है कि पहले हम सिलेबस को पूरा जानें, उसको अच्छी तरीके से बुनियादी चीजों को पढ़ें, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। उसके बाद जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको ये कभी नहीं लगेगा कि ये चीजें आउट ऑफ सिलेबस आई हुई हैं। ठीक। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग। सामान्य रूप से परिवार को सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई माना जाता है। ठीक है। जैसे ह्यूमंस, इंसानों के किसी एक ग्रुप को जब होते हैं, जिसमें पति पत्नी और बच्चे होते हैं, तो क्या हो जाता है? परिवार हो जाता है। पति पत्नी बच्चों, अगर इसमें से किसी का एक का अभाव होता है तो ऐसे में वो गृहस्थ हो जाता है। सभी परिवार गृहस्थ होते हैं, लेकिन सारे गृहस्थ परिवार नहीं होते हैं। और परिवार को सामाजिक संगठन का, जो हमारा समाज किससे बनता है? हमसे, आपसे, हमारी फैमिली से, पड़ोस वाले भैया की फैमिली से, शर्मा जी के फैमिली से। तो यही सब जो फैमिलीज मिलके क्या बनाती हैं? एक समाज बनाती हैं। तो परिवार को अगर हम कहें सामाजिक संगठन का मौलिक इकाई माना जाता है। किसको? परिवार को। ठीक है। अगर आपसे पूछें, यहाँ पे अगर एक क्वेश्चंस की बात करें कि सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई इनमें से किसे माना जाता है? परिवार को, इंसान को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को। तो ऐसे में आप कहेंगे क्या? कि परिवार को ही सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई माना जाता है। ठीक। तो पहले हमें वो सोच डेवलप करनी होगी किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक। किसी भी चीज की एक मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होती है। जो आप गणित के पेपर में प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं मैथ्स में, वो वही प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे निकालते हैं कि क्या क्या चांसेस हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन हमें अपनी बुनियाद तैयार करनी है, अपनी बुनियाद को मजबूत करना है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट पॉइंट, परिवार से ही बालक की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। क्योंकि हम टीचर का एग्जाम देने जा रहे हैं, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट देने जा रहे हैं, तो हमें एज ए टीचर हमारे अंदर ये एलिजिबिलिटी, ये समझ ऑलरेडी डेवलप होनी चाहिए। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से परिवार स्टार्ट होती है? परिवार से। बचपन में आपने एक स्टेटमेंट भी पढ़ा होगा कि परिवार ही छात्र की प्रथम पाठशाला है। ठीक। और वो चीज यहाँ पे क्या हुई? वो चीज यहाँ पे आपको आज इम्प्लीमेंट करने की बारी आ रही, जो आप सीधा एग्जाम में फेस करेंगे। ठीक। बालक परिवार के द्वारा ही प्रेम, सहयोग, अनुशासन, ये सारे गुण जो हैं, वो शुरू-शुरू में परिवार से ही सीखता है, अपनी फैमिली से ही सीखता है, अपने कल्चर से ही सीखता है। जैसे कहते हैं ना, जैसा संगत वैसा रंग। तो जिस तरीके के संगत में हम पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, जिस तरह की शिक्षा-दीक्षा हमें शुरू से मिलती है, जिस तरीके के सामाजिक अ, सोसाइटी में हम डेवलप होते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, उसी तरीके से हमारी सोच हो जाती है, उसी तरीके से हम चीज़ों को एडॉप्ट कर लेते हैं देख-देख के। ऐसा नहीं कि हर कोई हमें सिखाता है। चीज़ों को देख के छोटे बच्चे क्या करते हैं? एडॉप्ट करते हैं। जैसे अगर कोई गाली दे रहा है तो छोटे बच्चे सुनते-सुनते क्या हो जाते हैं? वो गाली याद कर लेते हैं, फिर वो गाली किसी अपने ही परिवार के ऊपर देने लगते हैं। तो गलत चीज़ों से आपको अपने बच्चों को दूर रखना है। समाज में परिवार अत्यंत महत्वपूर्ण समूह है। जैसा हमने बताया, समूह क्यों है? क्योंकि ये इंसानों का के एक समूह को मिलकर परिवार बना था। परिवार कैसे बना था? परिवार ये जो बना था, इंसानों के एक समूह को लेकर के बना था। इसीलिए कहा जाता है कि परिवार जो है समाज में एक महत्वपूर्ण, अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है। ठीक है? चलिए, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करेंगे कि परिवार शब्द आया कहाँ से? ठीक है? तो परिवार शब्द जो है अंग्रेजी के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है। परिवार क्या है? अंग्रेजी के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है? परिवार है। ठीक। अब लेकिन ये फैमिली शब्द कहाँ से आया? फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फैमलस से हुई है। ठीक। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपको बनता है। क्या बनता है? कि फैमिली शब्द की उत्पत्ति इनमें से किसके द्वारा हुई है? फैमिलियरिटीज,
फैमलस या ऐसे करके आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो फैमिली शब्द है, फैमिली शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन शब्द के फैमलस शब्द से हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा और टेक्निकली बात करेंगे परिवार के बारे में, कि जो टेक्निकल रूप से जो कहा जाता है, जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने परिवार के बारे में क्या कहा। ठीक। तो मैकाइवर एक व्यक्ति थे और पेज, इन्होंने परिवार को परिभाषित करते हुए ये कहा कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जन्म एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। ठीक है। क्या है? तो याद रखिएगा कि ये डिफिनेशन कभी भी आपको पूछा जा सकता है, या तो आपको दे देगा कि मैकाइवर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, या आपको ये डिफिनेशन दे देगा और फिर पूछ लेगा कि ये कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो एकदम डीपली स्टार्टिंग से आप बुनियादी बात को समझिए कि परिवार क्या है। डिफिनेशन की बात करते हैं ना, परिभाषा क्या है परिवार की। समाजशास्त्रियों द्वारा जो टेक्निकल परिभाषा दी गई वो क्या है। परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो क्या करता है, बच्चों के जन्म एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, ये परिवार के ऊपर होती है, जो एक समूह होता है किसका, इंसानों का। इंसानों में कौन होते हैं, नर और मादा दोनों होते हैं, मतलब कि स्त्री पुरुष। चलिए अब हम लोग बात करेंगे परिवार के कार्यों के बारे में कि दरअसल फैमिलीज के क्या काम, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या उनके काम है। ठीक। तो परिवार के कार्य क्या होते हैं, अब इन्हीं मैकाइवर जिनकी बारे में हम पिछले स्लाइड में बात कर रहे थे, उन्होंने परिवार की एक डिफिनेशन दी थी। तो उन्होंने ही परिवार को परिवार के जो काम होते हैं उसको 2 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया। किसको? परिवार के काम को। तो उन्होंने क्या विभाजित किया? पहला तो उन्होंने कहा कि कुछ आवश्यक कार्य होते हैं और कुछ अनावश्यक कार्य होते हैं। ठीक है। तो मैकाइवर ने परिवार को 2 भागों में विभाजित किया, आवश्यक और अनावश्यक। ठीक है। अब बात करते हैं परिवार के आवश्यक कार्य कौन-कौन से हैं और अनावश्यक कार्य कौन-कौन से हैं। तो परिवार के आवश्यक कार्यों में घर के विभिन्न प्रावधानों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे आर्थिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप तथा लैंगिक व प्रजनन के क्रियाकलाप परिवार के आवश्यक कार्य हैं। ठीक है। तो क्या-क्या परिवार के आवश्यक कार्य क्या-क्या हैं? आर्थिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप एवं लैंगिक प्रजनन के क्रियाकलाप, ये परिवार के आवश्यक इम्पोर्टेंट वर्क है परिवार का। ठीक है। जबकि अनावश्यक कार्य में क्या होता है, मनोरंजन से संबंधित कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। तो आवश्यक कार्य में आवश्यक जो परिवार के कार्य होते हैं उसके यहाँ पे उन्होंने इसको डिफिनेशन दिया है कि जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, शैक्षणिक क्रियाकलाप और जो लैंगिक एवं प्रजनन के क्रियाकलाप होते हैं, ये परिवार के आवश्यक कार्य हैं एवं मनोरंजन से चीजें जो जुड़ी होती हैं वो परिवार के क्या है, अनावश्यक कार्य हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एक और व्यक्ति की जिन्होंने परिवार का विभाजन किया। ठीक। आर्गबन और निमकॉफ ने इन्होंने परिवार के कार्यों को 6 वर्गों में विभाजित कर दिया। ठीक है। मैकाइवर ने क्या किया था, मैकाइवर ने सिर्फ 2 भागों में एक एक ओवरव्यू इन्होंने दिया कि 2 भाग होते हैं किसी भी परिवार के जो कार्य होते हैं उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, आवश्यक और अनावश्यक। लेकिन यहाँ पे ये जो दोनों व्यक्ति थे इन्होंने परिवार के कार्यों को 6 भाग में विभाजित कर दिया। कितने में? 6 भाग में विभाजित कर दिया। ठीक है। क्या-क्या है? पहला तो इन्होंने कहा कि आर्थिक, दूसरा इन्होंने कहा कि प्रकृत्यात्मक, तीसरा इन्होंने कहा कि रक्षात्मक, चौथा आनंदपन, धार्मिक और शैक्षणिक क्रियाकलाप। ठीक। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आकबर्न और निमकॉफ ने परिवार को कितने भागों में विभाजित किया था, परिवार के कार्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया था। तो आपसे ऑप्शन पूछेगा 1, 4, 8, 6, कौन सा सही है इनमें से। ठीक है। या
इन्हीं चीजों को दे करके आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा इनके द्वारा डिफाइन नहीं किया गया है। यहाँ से बुनियादी एकदम से बुनियादी चीजों से किस तरह से क्वेश्चन सीटेट या यूपीटेट या फिर ये एग्जाम्स वाले पुटअप करते हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, कैसे वो सोचते हैं, आपको उस सोच तक पहुंचने की कहाँ किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। जब आप इस सोच को डेवलप करेंगे कर लेंगे एक बार, तो आपके लिए चीजें आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, पहले हमने पढ़ा मैकाइवर ने क्या बोला, फिर हमने कहा कि निमकाफ ने क्या बोला। अब हम कह रहे हैं कि लुंडबर्ग ने परिवार के बारे में क्या कहा। ठीक है, नाम एकदम से याद रखिए, नाम के हिसाब से उन्होंने कितने भागों में डिवाइड किया वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो लुंडबर्ग हैं, इन्होंने परिवार के 4 मूलभूत क्रियाकलाप बताए। ठीक है, इन्होंने 2 बता दिया, इन्होंने 6 बताया, अब ये कह रहे हैं कि 4 है, इनके हिसाब से 4 है। और इन्होंने जिसमें प्रमुख रूप से क्या है, प्राथमिक समूह का संतोष, श्रमिकों का सहयोजन व विभाजन, बच्चों की देखभाल व प्रशिक्षण तथा यौन व्यवहार और प्रजनन का नियमन। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने लुंडबर्ग ने परिवार के जो मूलभूत क्रियाकलाप है उसको इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया। क्या क्या डिवाइड किया है, प्राथमिक समूह का संतोष, ये एक डिपार्टमेंट हो गया, क्या हो गया, एक भाग हो गया। श्रमिकों का सहयोग एवं विभाजन, ये दूसरा भाग हो गया। बच्चों की देखभाल एवं प्रशिक्षण, ये तीसरा भाग हो गया। यौन व्यवहार और प्रजनन का नियमन, ये क्या हो गया, चौथा भाग हो गया। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी किसने बनाए, लुंडबर्ग ने। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें एकदम बुनियाद से समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे हमारा काम है पहले अपनी एक बुनियाद बना लेना, पहले हम चीजों की बारीकियों को समझ लेते हैं। बेसिक्स पे क्या है, जिन्होंने अभी तक ईवीएस नहीं पढ़ा होगा उनके लिए भी ये नया नहीं होना चाहिए, उनके लिए भी ये प्रश्न नए नहीं होने चाहिए। हालांकि ईवीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि जब टेक्निकल रूप से किसी परिभाषा को पूछता है, किसी व्यक्ति का सिद्धांत पूछता है, किसी समाजशास्त्री ने क्या सिद्धांत दिए हैं, तो वहां पे हमको थोड़ा सा क्या होता है कि वहां पे चीजें हमें क्लियर नहीं होती। वैसे तो हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारे आसपास एक इन्वायरमेंट है, लेकिन हमने चीजों को अभी उस तरह से गौर नहीं किया परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने चीजें अभी क्या है, ऊपर ऊपर से सिर्फ उसको एक्सेस किया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे परिवार की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो परिवार की पहली विशेषता क्या है, परिवार की पहली विशेषता है वंशानुगत संबंध। मतलब पारिवारिक सदस्यों के बीच में वंशानुगत संबंध होते हैं तथा कुछ विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को प्राप्त होते हैं। ये क्या हो गया, परिवार की पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता क्या हो गई है, सामाजिक संस्था है। शुरू में ही हमने पढ़ा था, परिवार जो है समाज की मूलभूत इकाई है, सबसे छोटी इकाई परिवार माना जाता है। ठीक है, सामाजिक संस्था मतलब परिवार सामाजिक संस्था की मौलिक इकाई के रूप में कार्य करता है। याद रखिएगा, परिवार जो है सामाजिक संस्था की मौलिक इकाई के रूप में काम करता है। ठीक है, ये एक परिवार की क्या होती है, विशेषता होती है। तीसरा पॉइंट जो होता है वो होता है आर्थिक व्यवस्था। इसमें क्या होता है कि परिवार के सदस्य अपने सभी सदस्यों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए पैसे की व्यवस्था करते हैं। जैसे आप अगर पढ़ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, अगर आप वीडियो देख रहे हैं या आप ये वीडियो अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, तो मोबाइल खरीदना और मोबाइल में इंटरनेट का रिचार्ज करवाएंगे तभी आप यूट्यूब देख सकते हैं। तो मोबाइल खरीदना और फिर इंटरनेट का रिचार्ज करवाना, वो क्या है, वो सब कैसे होगा, वो सब पैसे के कारण ही हो पाएगा ना। तो वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, अगर आप अभी पैसे नहीं कमा रहे तो वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वो पैसे आपके फैमिली के किसी एक मेंबर द्वारा ही क्या किया जा रहा है, अरेंज किया जा रहा है। वो मेंबर कौन हो सकता है, वो मेंबर आपके फादर हो सकते हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपकी माताजी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे इन्होंने आर्थिक व्यवस्था के रूप में परिवार की क्या विशेषता बताई कि परिवार के जो सदस्य होते हैं वे सभी सदस्यों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं। किसके लिए, आर्थिक स्थिति को बेहतर करने। अब यहाँ सभी सदस्यों का क्या मतलब है, सभी सदस्यों से मतलब ये है कि अगर परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति है
ठीक है, जो धन अर्जित कर रहा है, जो जॉब में है, पैसे कमा रहा है, और बाकी के लोग अगर पैसे नहीं कमा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो परिवार के बाकी लोगों की जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए पैसे उपलब्ध कराएँ। ठीक है? वहीं परिवार में एक थर्ड पॉइंट जो है क्या है? वैवाहिक अनिवार्यता। अब वैवाहिक अनिवार्यता क्या है? कि हम जनरेशंस की बात करते हैं, ठीक है? जनसंख्या की बात करते हैं, परिवार बढ़ते कैसे हैं, परिवार में फिर परिवार से समाज कैसे बनता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चली जाती हैं। तो उसके लिए परिवार में क्या हो गया कि परिवार में संतान उत्पन्न करने के लिए विवाह की अनिवार्यता होती है। ये जो एक सोसाइटी है कि आप ऐसा नहीं है कि विवाह से पहले भी मतलब बायोलॉजिकल रूप से तो पॉसिबल है, बट मतलब एक सामाजिक संगठन जो हमारा सामाजिक संरचना जो बनी हुई है, उसमें परिवार की अनिवार्यता विवाह के रूप में भी देखी गई है कि संतान उत्पन्न करने के लिए आप विवाह की अनिवार्यता होगी। विवाह आप करेंगे, उसके बाद संतान उत्पन्न करेंगे, और वैवाहिक संबंध के बाद परिवार के वंश की वृद्धि होगी आपके। ठीक है? मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए आपको क्या करना होगा? विवाह की अनिवार्यता, ये एक विशेषता है किसकी? परिवार की, यानी कि फैमिली की। अगला पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा। ठीक है? सामाजिक सुरक्षा का मतलब है सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई पारिवारिक अंग के रूप में सभी सदस्य सुरक्षित महसूस करते हैं, जो उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब एक हिसाब से अगर हम कहें, जैसे कि क्या होता है, अगर छोटा बच्चा कोई होता है, छोटे बच्चे को अगर कोई मार देता है, तो वो क्या करता है? वो अपने मम्मी के पास जाता है या फिर अपने माता के पास जाता है, अपने पिता के पास जाता है, दादा-दादी के साथ जाता है। वहाँ पे उसको क्या होती है? उसको एक सुरक्षा रहती है कि अगर मुझे कोई कुछ करेगा, या आप ही अगर इन केस अगर आप बड़े भी हो गए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी से कुछ आपको प्रॉब्लम है, तो उस केस में आपको ये लगता है कि मेरी मेरे पीछे मेरी फैमिली है सपोर्ट करने के लिए, ठीक है? अगर आपकी फैमिली आपके पीछे सपोर्ट करने के लिए है, ये आपका कॉन्सेप्ट डेवलप है, ये आपके अंदर अगर ये बनी हुई है, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं मानसिक रूप से आप सामाजिक सुरक्षा को फ़ील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं उस चीज़ को, ठीक? ये चीज़ें भले ही आपने डेफ़िनेशन में ना पढ़ी हो, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा बच्चा तो जो 3 साल का बच्चा है या 4 साल का बच्चा, अगर उसको किसी से डर लगता है, उसको कोई मार देता है, तो सबसे पहले किसके पास आता है? सबसे पहले वो अपने दादा-दादी या माता-पिता के पास जाता है, ठीक है? मतलब उसको कहीं न कहीं उसके अंदर से ये चीज़ें थॉट प्रोसेस डेवलप हो चुकी है कि यहाँ से हमें सुरक्षा मिल सकती है। वो बदमाशी करने के बाद भी, वो शरारत करने के बाद भी इन्हीं के पास भाग के जाता है, किस लिए? अगर कोई उसको लगता है, ये डर लगता है कि अगर कोई हमें कुछ डाँट सकता है या बोल सकता है या मार सकता है, तो उस केस में भी वो इन्हीं लोगों के पास जाता है। क्यों? क्योंकि एक उसके अंदर ये चीज़ें, ये सोच डेवलप हो चुकी है कि उसको यहाँ से सुरक्षा मिल सकती है। ऐसे ही सामाजिक सुरक्षा की अगर बात करें, तो वो सबसे पहले कहाँ से आती है? परिवार से आती है, उसके बाद आपके पड़ोसियों से आती है, उसके बाद अ, बाकी के जो यूनिट्स हैं, वहाँ से आती है, पुलिस से आती हैं, सरकार से आती हैं। लेकिन सबसे पहले कहाँ से आती है? सबसे पहले जो सामाजिक सुरक्षा आती है, वो परिवार से ही आती है। ठीक है? अब एक अभी तक हम परिवार के बारे में पढ़े, अब परिवार का वर्गीकरण एक बड़े आधार पे हम लोग बात करेंगे, जो हमारे सोसाइटी में आजकल चलता है। तो परिवार के सामान्य रूप से 2 वर्ग होते हैं। कौन-कौन सा? एकल और संयुक्त, ठीक है? ये जो रेड कलर में है, एकल और संयुक्त, ये मुख्य रूप से परिवार के 2 वर्ग होते हैं। हालाँकि वर्तमान समय में बहुत सारे और भी वर्ग प्रचलित हैं, उनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से अगर परिवार को हम डिवाइड करें, तो परिवार के कितने पार्ट होते हैं? परिवार के 2 पार्ट होते हैं। पहला तो होता है एकल, दूसरा होता है संयुक्त। ठीक है? इंग्लिश में से क्या कहते हैं? न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली भी कहते हैं। ठीक? अब हम समझते हैं कि एकल परिवार क्या होता है। एकल परिवार, ठीक है? एकल परिवार में इसमें पति-पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एकल परिवार में पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं, और ऐसे परिवार बढ़ती महँगाई और जनसंख्या के कारण अधिक प्रचलित हो रहे हैं। जो हाल ही में ये जो महँगाई बढ़ रही है, जो जनसंख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है, तो उस केस में क्या हो रहा है? एकल परिवार क्या हो रहा है? इसकी संख्या दिनों-दिन बढ़ जा रही है। ठीक? ऐसे परिवार में कुरीतियों एवं आलस्य का अभाव रहता है।
व्यक्तित्व का विकास होता है, कला की संभावना नहीं रहती है और यह संयुक्त परिवार की एक लघु इकाई है। जैसे परिवार समाज की एक लघु इकाई है, वैसे ही एकल परिवार संयुक्त परिवार की एक लघु इकाई है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि परिवार में कुरीतियों, आलस्य का अभाव रहता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, कला की संभावना कम होती है। कला की संभावना सबसे ज्यादा कहाँ आती है? कला से सबसे ज्यादा संभावना आती है जब हम संयुक्त परिवार में रह रहे होते हैं, तो वहां पे हम पैसे का अरेंजमेंट क्यों करें, ये करें, हम ये काम क्यों करें, ये करें, मैं ये कर रहा हूँ तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं तो ये, इसकी वजह से क्या होता है, कला की संभावनाएं, झगड़े होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एकल परिवार में ये क्या करता है, चीजों को मिनिमाइज करता है। मैं कह रहा हूँ कि ये चीजों को कम करता है, खत्म करने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे चीजें कम करते हैं। और ध्यान दीजिए, एकल परिवार में सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे ही शामिल हो गए। अगर विवाहित बच्चे भी वहीं उसी घर में रह रहे हैं तो वो एकल परिवार नहीं, फिर वो ज्वाइंट फैमिली हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे संयुक्त परिवार की। ठीक है, संयुक्त परिवार में कौन कौन? संयुक्त परिवार में माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पुत्रवधू एवं उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, ये सब जितने भी, मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं एक पूरा का पूरा जनरेशन, एक तो जनरेशन पूरा क्या होता है, एक साथ एक फैमिली एक घर में रहते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, अगर संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली होती तो उससे क्या होता है, इसमें जो है आदर्श नागरिकों के गुणों का विकास होता है। ठीक है, आदर्श नागरिकों के गुणों का विकास, हमें बड़ों का सम्मान कैसे करना है, ठीक, हमें किसको कैसे बात करनी है, किसको आप कहना है, किसको तुम कहना है। ठीक है, उसके साथ साथ ही सामाजिक आदर्श नागरिकों के गुण के साथ इसमें क्या होता है, सामाजिक सुरक्षा की भी भावना विकसित होती है। ठीक, सामाजिक सुरक्षा भी क्या होती है, डेवलप होती है, किससे, संयुक्त परिवार में रहने से। ठीक है, श्रम विभाजन की व्यापक सुविधा भी रहती है, मतलब कि अगर आप एकल परिवार में रह रहे हैं, खाना बनाने का काम है, तो शायद ही, मोटे तौर पर मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ की जो माता होगी, जो लेडी होगी, उसके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको ही सुबह से लेकर के शाम तक के अंदर घर के सारे काम करके देने हैं। लेकिन अगर संयुक्त परिवार है तो ये जो श्रम विभाजन है, मतलब कि जो काम है, काम को डिवाइड किया जा सकता है, उसकी सुविधा रहती है कि काम को डिवाइड करके अलग लोग अलग अलग काम पकड़ के कर लें। कोई झाड़ू पोछा कर देगा, कोई खाना बना देगा, कोई बच्चों का टिफिन तैयार कर देगा, कोई बच्चों को तैयार कर देगा, कोई बच्चों को नहला देगा, इस तरीके, कोई सब्जी काट देगा। ठीक है, तो वो ऑप्शन यहाँ पे रहता है श्रम विभाजन करने का, आलस्य का अभाव रहता है। ठीक है, भारतीय सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवार ही जीवन का आधार है। अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो इंडियन कल्चर में जॉइंट फैमिली जो है शुरू से ही चलती आ रही है। ठीक है, भारतीय इतिहास की बात करें तो शुरू से ही भारत के इतिहास में जॉइंट फैमिली का कल्चर रहा है। हालांकि धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, लोग जॉइंट फैमिली से निकल के न्यूक्लियर फैमिली में चेंज कर रहे हैं खुद को, एकल परिवार में खुद को डेवलप कर रहे हैं, ढाल रहे हैं। तो उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जो भारत का सामाजिक परिवेश है, उसका जो मूल जीवन का मूल आधार है वो क्या है, संयुक्त परिवार ही है। ठीक है, अब परिवार के अन्य प्रकार भी हो सकते हैं जिसकी हम लोग बात करेंगे। तो उन अन्य प्रकारों में सबसे पहला है मातृ स्थान परिवार। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बारीकी से इस चीज को समझिएगा। ठीक है, यह परिवार का वह प्रकार है जिसमें विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। एकदम ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा। अगर आपसे कभी भी मातृ स्थान परिवार के बारे में पूछा जाए, जब दो लोगों की शादी होती है तो पति और पत्नी दोनों क्या होते हैं, युगल होते हैं। ऐसे में वह पति के घर न रह करके कहाँ जाएगा, अपनी पत्नी स्त्री के परिवार के साथ रह रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मातृ स्थान परिवार। ठीक है, आई होप कि आपको चीजों को समझ में आ रही होगी। नॉर्मल तौर पे परिवार में क्या होता है, एक लड़का और लड़की शादी करते हैं। हालांकि अब लड़का लड़का का भी शादी पॉसिबल है आज के जमाने में, लेकिन हम एक बेसिक बात अगर करें तो क्या होता है, एक लड़का और एक लड़की, स्त्री और पुरुष दोनों शादी करते हैं और स्त्री जो है पुरुष के घर पर आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, और दोनों वहीं पे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है
स्त्री और पुरुष जिनकी शादियां हुई हैं, जो विवाहित हैं, वो स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। उस परिवार को क्या कहा था? उस परिवार को मातृस्थान परिवार कहा जाता है। ठीक है। अब दूसरा होता है पितृस्थान परिवार। पितृस्थान परिवार क्या होता है? यह परिवार जिसमें विवाहित युगल पुरुष के परिवार के साथ निवास करते हैं। ठीक, और ये कॉमन है, तो ध्यान दीजिएगा। मातृस्थान परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं, जबकि पितृस्थान परिवार में विवाहित युगल पुरुष के परिवार के साथ निवास करते हैं। ठीक है। अब वैवाहिक परिवार ये क्या होता है? यह एक एकल परिवार का ही रूप है। इसे संतान बढ़ाने वाला परिवार कहा जाता है। यह वह परिवार होता है जो एक के बाद एक के विवाह के बाद बनता है। वैवाहिक परिवार क्या होता है? जैसे दो लोगों की शादी हो गई, फिर क्या हो गया? वो अलग रहने लगे। एक तरह से एकल परिवार ही होता है, लेकिन फिर वो कहा जाता है कि वैवाहिक परिवार। अलग रहने का मतलब क्या है? कि जैसे अगर आपकी किसी की भी शादी नहीं हुई, अगर आप माँ-बाप से अलग रहते हैं, तो इस केस में एक अलग सिचुएशन हो जाती है। लेकिन वैवाहिक परिवार में क्या होता है? ये भी आप अगर माँ-बाप से अलग रहते हैं, तो ये भी एकल परिवार का एक रूप है, लेकिन वहाँ पे आप वैवाहित नहीं हैं, तो वो वैवाहिक परिवार के कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं कि समरक्त संबंधी परिवार। बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें, ऐसा नहीं कि आपको इनमें से कोई चीज़ नहीं पता है, आपको हर चीज़ें पता है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, एक बार चीज़ों को रिकॉल करना है, बेसिक से चीज़ों को समझना है। मातृस्थान परिवार पढ़ा, पितृस्थान परिवार पढ़ा, वैवाहिक परिवार पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे? समरक्त। समरक्त अगर आप नाम को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, खास करके जो हिंदी भाषी लोग हैं, नाम को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी बात हम करने वाले हैं। ठीक है? तो समरक्त संबंधी परिवार ये भी एक संयुक्त परिवार का ही एक रूप है। इसको अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि समरक्त परिवार संबंधी परिवार को और क्या कहा जा सकता है? उसमें आपसे पूछ लेगा अभिविन्यास परिवार, वैवाहिक परिवार, पितृस्थान परिवार, मातृस्थान परिवार। तो ये छोटी चीजें आपको क्या करनी है? ये छोटी चीजों को आपको ध्यान देना है कि अभिविन्यास परिवार क्या होता है, समरक्त संबंधी परिवार क्या होते हैं, ये क्या होते हैं? ये संयुक्त परिवार की ही तरह एक होते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें समान रक्त समूह के लोग सम्मिलित होते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति एक ही रक्त से होती है। ठीक। तो अगर हम बात करें जैसे कि आपके ग्रैंडफादर हैं, आपके दादाजी हैं, ये दो भाई हैं, या इनके दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं। ठीक। अब ये जो श्रृंखला चलेगी, जब तक ये साथ में रहते तो ज्वाइंट फैमिली है, लेकिन अगर यहाँ पर समरक्त संबंधी परिवार की बात करें तो ये जो श्रृंखला आएगी, ठीक है, ये श्रृंखला जब आएगी तो ये क्या होगी? ये एक अलग परिवार होगा, ये एक अलग श्रृंखला होगी। हालांकि रूट दोनों का एक ही है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? ये पूरी की पूरी ज्वाइंट फैमिली है, लेकिन जब आप चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो कैटेगरी ब्रांचेस डिवाइड होती जाती हैं। तो जब ब्रांचेस डिवाइड होती हैं तो उन किसी एक ब्रांच को लेकर के जब वंश डेवलप करता है तो क्या होता है? वो आता है हमारा इसमें, किसमें? समरक्त संबंधी परिवार के अंदर में वो चीजें हमारी आती हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा समरक्त संबंधी परिवार। ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे परिवार के महत्व के बारे में। ठीक है, कि किसी फैमिली का क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक। चलिए, परिवार ही वह प्रासंगिक स्थान है जहां सर्वप्रथम बालक का समाजीकरण होता है। ठीक है। तो बालक का सबसे पहले सामाजिकरण कहाँ होता है? परिवार में होता है। परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला है। ठीक है। स्कूल जाने से पहले जो चीजें वो सीखता है वो कहाँ से सीखता है? वो अपने परिवार से सीखता है और अपने समाज से सीखता है। ठीक है। परिवार के बड़े लोगों का जैसा आचरण और व्यवहार होता है, बालक भी वैसा ही आचरण और व्यवहार करने का
प्रयत्न करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लोग शहरों में रहते हैं, जिनकी फैमिली सिटीज में रहती है, मेट्रो सिटीज में रहती हैं, ठीक है, वो किस भाषा से बिलोंग करते हैं ये उतना मैटर नहीं करता है। आप हिंदी भाषा के हैं, गुजराती भाषा के हैं, तो वो भाषा मराठी है या फिर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, किस आपका क्षेत्रीय भाषा क्या है, वो तो ठीक है, वो एक अपने जगह पे ठीक है। लेकिन जो आपकी फैमिली मतलब आपके घर वाले जिस भाषा में बातचीत करते हैं, अगर आपके घर वाले भोजपुरी में बात करते हैं, तो आप भोजपुरी को जल्दी सीख लेंगे। अगर आपके घर वाले शुरू से ही इंग्लिश शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो आप सुनते-सुनते क्या होता है, उन चीज़ों को सीख लेते हैं। आउटसाइड की कंट्रीज में लोगों को इंग्लिश इतनी आसानी से क्यों आती है? क्योंकि वो शुरू से वही सुनते आ रहे हैं। उनके लिए वो कोई पढ़ाई करने की चीज़, जैसे हमारे लिए हिंदी कोई खास हिंदी बोलने के लिए कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। हम अपने समाज से, अपनी फैमिली से सीख के अपने अंदर वो उस उस गुण को डेवलप कर लेते हैं। वैसे ही किसी अन्य भाषा के साथ भी यही चीज़ होती है। ठीक है? तो परिवार में क्या होता है? परिवार में जो बालक होता है वो परिवार के ही जो बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसी से वो चीज़ों को सीखने का प्रयत्न करता है, क्योंकि शुरू-शुरू में उसके पास सिर्फ़ वही ऑप्शन होता है। दूसरी बात, बालक के परिवार की सामाजिक स्थिति भी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है, ठीक है? अब आपके फैमिली की सोसाइटी में क्या स्थिति है, इस चीज़ से भी बालक का जो सामाजिक विकास होगा वो प्रभावित होगा। अगर आप हाई-फाई की सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हैं, आपके पास 10 फोर व्हीलर्स हैं, चॉपर हैं, तो वो एक आपकी एक अलग कैटेगरी बन गई है। मुकेश अंबानी के बच्चे कभी हमारी झोपड़पट्टी में खेलने नहीं आएँगे, या झोपड़पट्टी के बच्चे मुकेश अंबानी के बच्चों के साथ खेलने नहीं जाएँगे। उनकी सोच भी क्या होगी, झोपड़पट्टी के बच्चों की झोपड़पट्टी की सोच होगी, गाँव के बच्चों की गाँव की तरह सोच होगी। और अंबानी और अडानी के बच्चों की क्या होगी, उनका एनवायरनमेंट उस तरीके का है, सेलिब्रिटीज़ के बच्चों की, जो बड़े-बड़े नेता होते हैं, जो बड़े-बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनका क्या है, उनका एक अलग सामाजिक स्थिति बन जाती है। क्यों? उनकी उनकी पारिवारिक स्थिति समाज में कुछ अलग तरीके की है, ठीक है? अब माता-पिता के स्वास्थ्य और शारीरिक संरचना का प्रभाव भी उनके बच्चों पर पड़ता है, ठीक है? यदि वे रोगी और निर्बल हैं, तो ऐसी संभावना होती है कि उनके बच्चे भी वैसे ही हो सकते हैं, ठीक है? स्वस्थ माता-पिता की संतान का स्वस्थ शारीरिक विकास होता है। अब इस चीज़ को थोड़ा बड़े लेवल पे समझते हैं। बड़े लेवल का मतलब ये है कि आपके माता-पिता की स्वास्थ्य की जो स्थिति है और उनकी शारीरिक संरचना की स्थिति जो स्थिति है, वो बच्चों पे देखने को मिलता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो नियम लागू ही होगा, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे हाइट को लेकर के काफ़ी इन चीज़ों की, जिनके माता-पिता की हाइट कम होती है, तो आम तौर पर उनके बच्चे उतने ज़्यादा बड़े नहीं होते, या फिर जिनके माता-पिता की हाइट काफ़ी अच्छी होती है, तो उनके बच्चों की हाइट कम होने की संभावना काफ़ी कम रहती है। मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, वो क्या है, उनका उनका उनके जीन्स ऐसे ही डेवलप होते हैं, उनके उनके माता-पिता भी छोटे थे, उनके बच्चे भी छोटे हो, उनकी एक हाइट क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे हम उत्तराखंड, हिमाचल या इन सब पहाड़ी इलाकों की बात करें, ठीक है? तो इसी तरीके से ये वहाँ पे हो गई क्या, स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य में जैसे अगर आपके माता-पिता को कोई कुछ बीमारी है, ठीक है? तो कुछ बीमारियाँ क्या होती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक? अगर आपके माता-पिता को शुगर शुगर और ब्लड प्रेशर की काफ़ी बीमारी है, तो ऐसे में जो आपका जो संतान होगा, जो आपका बच्चा पैदा होगा परिवार में, तो चांसेज़ हैं कि एक समय आने के बाद उसको भी शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बीमारी आएगी ही आएगी, लेकिन हैं चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे चर्म रोग से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी को चर्म रोग है, तो ज़रूरी नहीं कि वो फैमिली में किस मेंबर को होगा ये नहीं पता, लेकिन वो फैमिली में क्या करता रहता है, जीन्स टू जीन्स, पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ठीक है? इसीलिए अगर स्वस्थ माता-पिता हैं, तो उनके संतान का जो है स्वस्थ शारीरिक विकास होगा। चलिए, अब बात करेंगे हम बालक के स्वाभाविक विकास में वातावरण के तत्व सहायक होते हैं, ठीक है? किसके? परिवार के। जो उसका शुरुआती नेचर जो डेवलप होगा, उसमें जो उसका स्टार्टिंग का जो वातावरण है, पारिवारिक माहौल जो होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बालक को सही वातावरण उपलब्ध करवाने की ज़िम्मेदारी भी उसके परिवार की होती है, ठीक है? बालक को
सही वातावरण भी उपलब्ध कराना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? उसके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि बालक को नहीं पता है कि शुरू में बच्चों को नहीं पता होता है कि हमको आपको भी आज हमको आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन शुरू में हमको भी नहीं पता था कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में सही वातावरण उपलब्ध कराना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? उनके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को सही वातावरण उपलब्ध कराएं। ठीक है, और हम कुछ जानते हैं परिवार के महत्व के बारे में। बालक के समुचित शारीरिक विकास हेतु खेल एवं व्यायाम के लिए समुचित व्यवस्था करना, सुविधा करना, समय पर करना, इसकी भी जिम्मेदारी क्या होती है? परिवार की होती है। तो परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं है कि आप बालक को स्कूल भेजिए, उसको अच्छे मैनर सिखाइए, ठीक है, एकदम मशीन बना दीजिए। तो शारीरिक विकास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शारीरिक विकास के लिए आपको खेलना पड़ेगा, कुछ आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। तो शारीरिक विकास के लिए ये भी चीजें जरूरी हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे बालक के मानसिक क्षमता के विकास के लिए क्या चाहिए। ठीक है, तो बालक की मानसिक क्षमता के विकास के लिए उसके वंशानुक्रम का प्रमुख योगदान होता है, और खास करके जो उसके माता पिता से प्राप्त होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जिनके माता पिता टैलेंटेड होते हैं उनके बच्चों के अंदर भी वो जीन्स आ जाता है। ठीक है, तो अगर कहा जाए मोटे मोटे तौर पर ये कहा जाए कि मानसिक क्षमता के विकास में भी थोड़ा बहुत फैमिली या फिर माता पिता की चीजें भी क्या होती हैं, ट्रांसफर होती हैं जीन्स टू जीन्स, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, अब हम बात करेंगे मानसिक विकास के लिए बालक के भाषा का विकास भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, शुरुआत में जिस तरीके का भाषा बालक सीखेगा, आगे चल करके भी उसी तरीके से क्या करेगा, बात करेगा। तो अगर हम ये कहें कि मानसिक विकास के लिए भी जो है परिवार की भाषा के विकास के लिए भी क्या होती है, परिवार की भूमिका सबसे ज्यादा अहम होती है। मतलब कि परिवार में लोग जिस भाषा में बात करेंगे, बच्चा वो भाषा सबसे पहले सीखेगा। कोई अन्य भाषा वो क्या करेगा, वो बाद में सीखेगा, लेकिन जिस लैंग्वेज का यूज उसके पास फैमिली में हो रहा है उस भाषा को सबसे पहले सीख लेगा। परिवार जिसमें माता पिता में अच्छे संबंध होते हैं, जिसमें वे अपने बच्चों की रुचियों एवं आवश्यकताओं को समझते हैं, और जिसमें आनंद एवं स्वतंत्रता का वातावरण होता है, इसका सकारात्मक प्रभाव भी बालक के मानसिक विकास पर क्या होता है, पड़ता है। मतलब कि अगर आपके फैमिली का माहौल अच्छा है, खुशनुमा है, ठीक है, तो भी बालक का मानसिक विकास क्या होगा, उसका मानसिक ग्रोथ होगा। लेकिन अगर आपके परिवार में तनावजनक स्थिति है, ठीक है, तनावजनक स्थिति है, रोज झगड़े हो रहे हैं, गाली गलौज हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में बालक का जो जो मानसिक विकास होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा धीमे होता है, रुक जाता है, या फिर होता है तो वो एक गलत रूप ले लेता है। ठीक है, एक गलत दिशा में चला जाता है। चलिए, अब दूसरी बात क्या होती है कि जिनकी आर्थिक स्थिति होती है, जिन फैमिलीज की आर्थिक स्थिति होती है, उनमें क्या होता है, बालक को पौष्टिक भोजन, सही शिक्षा का वातावरण, खेल एवं मनोरंजन के अवसर आसानी से उपलब्ध होते हैं। मतलब कि किसी भी बालक को क्या चाहिए, पौष्टिक भोजन चाहिए, ठीक है, सही शिक्षा चाहिए एवं सही शिक्षा का वातावरण चाहिए, खेल मनोरंजन के भी चाहिए उसको। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं किसकी, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं किसी भी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन पे, मतलब उसकी आर्थिक स्थिति कैसे है। ठीक, अगर आपकी फैमिली की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो जाहिर सी बात है आप अपने बच्चों को कहाँ भेजेंगे, आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेंगे या किसी छोटे स्कूल में भेजेंगे जहाँ पे उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी जो कि उसे मिलनी चाहिए थी। आप उसको रोज दाल रोटी खिला रहे हैं, उसको एक बच्चे को 500 ग्राम दूध चाहिए, जो कि आप 500 ग्राम दूध नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, आपके पास 200 ग्राम की ही व्यवस्था है, उसमें आपको सारी चीजें मैनेज कर 200 ग्राम दूध आप खरीद रहे हैं,
आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से, और उसी 200 ग्राम के दूध में ही आपको पूरी फैमिली में सबको देना है, ठीक है? तो ऐसे में क्या होगा, पौष्टिक भोजन भी मिलने के चांसेस थोड़ा-सा कम हो जाते हैं, ठीक है? अब हम बात करेंगे माता-पिता की शिक्षा का भी बालक के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। अगर माता-पिता शिक्षित हैं, तो उसका भी बच्चे के माइंड ग्रोथ में भी क्या होता है, फ़र्क पड़ता है, ठीक है? चलिए, ये तो बात हुई किसकी, परिवार, उसके परिवार के वर्गीकरण की बात हुई, परिवार के प्रकारों की बात हुई, परिवार से क्या लाभ मिलता है, परिवार का क्या योगदान होता है बच्चों। अब हम बात करेंगे किसकी, मित्र की बात करेंगे, ठीक है? मित्र तो आप ये बात तो मित्र मतलब फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स की बात तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है? क्या होता है, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। चलिए, अब हम पहले बात करते हैं मित्र। तो बालक के कार्यों में उसका सहयोग करने वाला तथा उसके साथ खेलने वाला बालक धीरे-धीरे उसका मित्र बन जाता है, ठीक? यह आवश्यक नहीं है कि समुदाय के सभी बालकों के साथ बालक के संबंध अच्छे हैं। आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, आप किसी क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, अगर क्लासरूम में 100 बच्चे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 आपके दोस्त हों, आपके मित्र हों, 100 के 100 से आपके संबंध अच्छे हों। कुछ खास ही होंगे, कुछ चुने हुए लोग होंगे जिनके जिनके साथ आपका संबंध ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जिन बालकों के साथ बालक का संबंध अच्छा होता है एवं जिनके साथ वह रहना, काम करना, खेलना पसंद करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका मित्र कहते हैं। मतलब अगर कोई बालक किसी बालक के साथ ज़्यादा रहता है, बालक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बालक मतलब कि वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है। तो आप इसको किसी एक वे में मत सोचिएगा। कोई लड़का या लड़की शुरू-शुरू में जिस भी अपने दोस्त के साथ या जिस भी बालक या बालिका के साथ रहता है, कार्य करता है, खेलना पसंद कर रहा है, ठीक है? तो ऐसे में धीरे-धीरे उसकी क्या होती है, मित्रता डेवलप हो जाती है, ठीक? दूसरी बात है, यहाँ से हम लोग मेनली पढ़ेंगे क्या होता है मित्रता। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो अन्य रिश्तों की भांति थोपा नहीं जा सकता है, ठीक है? तो मित्र जब हम बनाते हैं, कुछ रिश्ते हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं। हम पैदा होते हैं, ये हमारे माता हैं, ये पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं, चाचा हैं, चाची हैं। हमें पता भी नहीं है भैया कि हमें इनकी ज़रूरत है कि नहीं है। ये फूफा हैं, ये फूफा जी हैं, जीजा हैं, ठीक है? जो समय-समय पे आपके सीटेट का रिज़ल्ट पूछते रहते हैं। टेट का रिज़ल्ट बेटा क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ठीक है? ऐसे भी कुछ रिश्ते होते हैं जो हमारे ऊपर क्या कर दिए जाते हैं, थोप दिए जाते हैं। लेकिन मित्रता में ऐसा नहीं है, मित्रता आपको थोपी नहीं जाती है। कोई भी आपको ज़बरदस्ती किसी का मित्र नहीं बनाएगा। ये रिश्ता आप जो है अपने खुद से चूज़ करते हैं। ठीक है? ये विकल्प आप खुद चुनते हैं। तो अपनी सुविधा और अपनी रुचि के अनुसार देख-परख कर मित्र चुनने की स्वतंत्रता होती है। अन्य रिश्तों की तरह ये आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं डाला जाता है। ठीक है? हालाँकि ये अलग बात है, ज़रूरी नहीं कि आप जो चूज़ कर रहे हैं वो सही ही हो। आप जिसको मित्र चूज़ कर रहे हैं, ठीक है? वो सही ही हो। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है? लेट्स सपोज़ आप सिगरेट पीने वाले के साथ ज़्यादा रह रहे हैं, ठीक है? टेक्निकल रूप से सही है, आपके ऊपर थोपा नहीं गया था, आप अपनी पसंद से उसके साथ जा रहे थे, आपने उसकी अपनी पसंद, अपनी रुचि के अनुसार ही उसके साथ सिगरेट पीना सीखा, लेकिन वो क्या है? वो गलत है। तो हालाँकि मित्र अच्छे हैं, बुरे हैं, इसकी बात अलग होगी, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या कर रहे हैं? मित्रता की जो रिश्ता है, उसकी बात करने जा रहे हैं। दूसरा, यह एक ऐसा बंधन होता है, जो लोगों के मन को जोड़ता है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? मित्रता का जो रिश्ता होता है, वो लोगों के क्या करता है? लोगों के मन को जोड़ता है, ठीक है? और इसी आधार पर वे एक-दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। जहाँ पे जो रिलेशन होता है ना, जो बॉन्डिंग होती है ना, वो अंदर से आती है। यहाँ पे हमारे ऊपर कोई थोपा नहीं आता, मित्रता के रिश्ते में हमारे ऊपर कुछ भी थोपा नहीं जाता। हमारी अंदर से किसी के साथ रहते-रहते हमारा तालमेल बन जाता है, बॉन्डिंग हमारी बन जाती है, ठीक? और जब 2 मित्रों के बीच में जो आपसी संबंध होता है, इसी संबंध को क्या कहते हैं? मित्रता कहते हैं। तो अगर आपसे मित्रता की परिभाषा कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे? 2 मित्रों के बीच में आपसी संबंध को ही मित्रता कहते हैं।
चलिए अब हम करते हैं किसकी, मित्रता का वर्गीकरण करते हैं। देखते हैं मित्रता कितने प्रकार की होती है। आप भी मतलब आप जिस एंगल से सोच रहे हैं उस प्रकार की मित्रता की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम टेक्निकल रूप से सामाजिक समाजशास्त्रियों द्वारा जो परिभाषाएं बताई गई हैं, जो हमारी किताबों में लिखी गई हैं, जो एनसीईआरटी ने हमें समझाया है कि मित्रता का वर्गीकरण किस तौर पर करते हैं। हालांकि आप अपना वर्गीकरण अपने हिसाब से कर लीजिए। अरस्तु अरस्तु एक ग्रीक फिलोसोफर थे, यूनान के फिलोसोफर थे। ऐसा कहा जाता है कि अरस्तु को सिकंदर का गुरु भी बताया जाता है। ठीक है, तो अरस्तु ने मित्रता को 3 भागों में बाँटा है। ठीक है, अरस्तु ने कितने भागों में बाँटा है? 3 भागों में बाँटा है मित्रता को। पहला, उपयोगिता की मित्रता। इस प्रकार की मित्रता में मित्र वही होता है जिसकी मित्रता में अपनी हित दिखाई देती है। एक होता है उपयोगिता की मित्रता, मतलब जब किसी बेनिफिट के लिए हम किसी को फ्रेंड बनाते हैं। ठीक है, सामने वाले के पास 4 व्हीलर है, चलो ठीक है हम इसको अपना मित्र बना लेते हैं, रोज 4 व्हीलर से आएंगे जाएंगे घूमेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मित्रता का जो भाव है वो थोड़ा सा सही नहीं है। यहाँ पे आप किसी को यूज करने के लिए उसको आप फ्रेंड बना रहे हैं, उसको आप मित्र बना रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, उपयोगिता की मित्रता कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आनंद की मित्रता। आनंद की मित्रता क्या होती है? आनंद की मित्रता, इस प्रकार की मित्रता में मित्रों के बीच आपसी हित को लेकर सहमति होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपसी हित की बात हो रही है, मतलब क्या अच्छा होता है, जो अपनी आपसी खुशी मित्रों के बीच बांटते हैं। तो यहाँ पे क्या डेवलप होती है, यहाँ पे आनंद की मित्रता होती है। किसकी? आनंद की मित्रता यहाँ पे होती है। कहाँ पे होती है? जब 2 मित्र आपसी हित को लेकर के सहमति उनके बीच बनती है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए खराब है, तो वहां पे जो मित्रता डेवलप होती है उसे कहते हैं, उसे अरस्तु ने क्या बताया है, अरस्तु ने उसे आनंद की मित्रता बताया। ठीक है, चलिए अब क्या होती है, एक तीसरा मित्रता है जिसे हम कह रहे हैं अच्छी मित्रता। अब ये कौन सी मित्रता है? इसमें 2 मित्रों के बीच आपसी सम्मान का भाव होता है। ठीक है, अच्छी मित्रता कौन सी होती है? अच्छी मित्रता वो होती है जिसमें 2 मित्रों के बीच आपसी सम्मान का भाव होता है। वो क्या होती है? वो अच्छी मित्रता होती है तथा वे एक दूसरे के साथ का आनंद लेते हैं। मतलब एक दूसरे के साथ जब रहते हैं ना तो उसका लुफ्त उठाते हैं, उसका आनंद लेते हैं। ठीक, इसमें मित्रता हित पूर्ति व आनंद के लिए नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, हित पूर्ति मतलब, इसको एकदम से आप हाईलाइट कर लीजिए, जब कहीं बात होगी अच्छी मित्रता की तो उस मित्रता में हित पूर्ति की मित्रता नहीं होगी, मतलब यूज करने की, मतलब इसके पास ये चीज है इसलिए हम इसका यूज करने के लिए उसको मित्र बना लें। तो ये चीजें जो अच्छी मित्रता होती है उसमें ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरा, आनंद के लिए भी मित्रता नहीं होती है। ठीक है, जहाँ पे हम मित्रों की खुशी की बात है ना, जैसे क्या खुशी क्या है, खुशी यहाँ पे ये है जैसे कि मुझे सिगरेट पीना अच्छा लगता है, आपको सिगरेट पीना अच्छा लगता है, हम दोनों क्या हो गए, मित्र हो गए। सिगरेट पीने में हम लोग को क्या मिलती है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये गलत चीज है। ठीक है, यहाँ पे ये मित्रता काम नहीं करती, मतलब आनंद के लिए नहीं होती ये मित्रता, जो एक अच्छी मित्रता होती है, और हितपूर्ति के लिए नहीं होती। तो यही मित्रता जो है, यही मित्रता ही सबसे अच्छी मित्रता है। ठीक है, ये मित्रता क्या है, यही मित्रता सबसे अच्छी मित्रता है। कौन सी? ये जो थर्ड क्वालिटी की थर्ड नंबर, सॉरी क्वालिटी नहीं, थर्ड नंबर की जो मित्रता है, जहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या बात करेंगे, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे अच्छी मित्रता के बारे में। तो अच्छी मित्रता क्या होती है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मित्रता है। कौन सा? ये सबसे इम्पोर्टेंट मित्रता है। और इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें मित्रता हितपूर्ति व आनंद के लिए नहीं होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मित्रता के महत्व के बारे में।
तो मित्र एवं मित्रता का महत्व बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। ठीक है, जितने अच्छे मित्र होंगे, जितने अच्छी मित्रता होगी, उसी तरीके से आपका विकास होगा। आपका गलत मित्रता होगी, आपकी गलत लोगों के साथ संगत होगी, तो आपका विकास होगा लेकिन गलत डायरेक्शन में होगा, गलत दिशा में होगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ महत्व के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। एक मित्र बालक के खेलकूद एवं अन्य कार्यों को संपन्न करने में सहायक होता है। ठीक है, कौन सहायक होता है? मित्र। क्या करने में? खेलकूद या अन्य कार्य जो भी है, जैसे आप कहते हैं क्या, ग्रुप स्टडी कहते हैं ना, ग्रुप स्टडी करते हैं, दो लोग साथ में मिलकर पढ़ते हैं, चीजों को डिस्कस करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं, तो किस केस में होता है? तो वो मित्रता का भी एक महत्व होता है। ठीक है, एक अच्छा मित्र बालक को कुसंगति से बचाने की कोशिश करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका मित्र आपको सिगरेट पीने की सलाह दे रहा है, आपको बियर और दारू पीने की सलाह दे रहा है, तो शायद वो अच्छे मित्र की कैटेगरी में फिर नहीं आ रहा है, फिर आप कहीं और जा रहे हैं। ठीक है, तो जो एक अच्छा मित्र होगा वो आपको कुसंगति, मतलब अगर कोई गलत है तो आप, अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो वो आपको कहेगा कि आप इनके साथ मत रहिए, ये इनकी आदतें गलत हैं, तो कुसंगति से बचाएगा। और एक अच्छा मित्र ही सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों को सिखाता है। ठीक है, अच्छा मित्र बच्चों को पार्श्विक प्रवृत्ति अपनाने से भी बचाता है। पार्श्विक प्रवृत्ति मतलब जो एनिमल्स बिहेवियर होता है, जो पशु प्रवृत्ति होती है। ठीक है, मैथिली शरण जी की कविता है कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। ठीक है, तो अच्छा मित्र के क्या है? पहले तो आपको कुसंगति से बचाएगा। ठीक है, किससे बचाएगा? पहला चीज आपको कुसंगति से बचाएगा, दूसरा चीज आपको सामाजिक मूल्य सिखाएगा, तीसरा है क्या आपको? तीसरा है आपको पार्श्विक प्रवृत्ति से भी बचाने की कोशिश करता है। अगर कोई अच्छा मित्र होगा, उस कैटेगरी में आता होगा, तो नहीं आता होगा तो फिर उसकी बात अलग है। अब बात करेंगे बच्चों के मानसिक विकास में भी मित्रता एवं मित्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मानसिक विकास मतलब क्या? आप किस तरह से सोचते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। जितने अच्छे लोगों के साथ रहेंगे उतना ही अच्छा आपका थॉट प्रोसेस होगा, और जितने ही कम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे उतना ही कम आपका थॉट प्रोसेस होगा, और शायद गलत थॉट प्रोसेस भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे संबंध के बारे में। ठीक है, परिवार, मित्र और फैमिली फ्रेंड्स रिलेशन के अंदर ही आता है एक अलग पॉइंट जिसे कहते हैं हम संबंध, रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे संबंधों में हम टेक्निकल बातें करेंगे। तो संबंध एक बुनियाद होती है। संबंध क्या होती है? एक बुनियाद होती है जिसमें दो अथवा दो से अधिक लोग खून या विवाह और भावनाओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब दो लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं तो किस 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 तौर पर जुड़ते हैं? या तो उनका खून का रिश्ता होगा, जैसे मेरा और आपके पिता, मेरे पिताजी का है, आपका आपके पिताजी से है, आपका अपनी माता जी से, आपका अपनी बहन से है, तो आप किससे हैं? आप खून से जुड़े हुए हैं, मतलब जनरेशन से आपका पारिवारिक संबंध है। दूसरा, विवाह के थ्रू भी आपका एक संबंध बनता है, मतलब जिसे कहते हैं वैवाहिक संबंध। तीसरा जो होता है भावनाओं के आधार पर, जब हम इमोशनली किसी से कनेक्ट हो जाते हैं, किसी से अटैच हो जाते हैं। हालांकि जब दो लोग मित्र बनते हैं तो वो भी भावनाओं के आधार पर ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से क्या आता है, संबंध की कैटेगरी में आता है। या कुछ और भी लोग होते हैं जो भावनाओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो क्या होता है, तो वहां पे संबंध, वहां पे रिलेशन की क्या होती है, बुनियाद पड़ती है। किससे? रिलेशन की बुनियाद पड़ेगी खून के रिश्ते से, या फिर विवाह संबंध से, या फिर भावनाओं के आधार पर जब आप किसी एक से जुड़े होते हैं तो वहां पे भी आपका एक रिश्ता, एक संबंध कायम होता है। बालक और परिवार के सदस्यों एवं रिश्तेदारों से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आदर्शों, मूल्यों, रीति रिवाजों एवं विश्वासों आदि को धीरे धीरे सीखता है। अब क्या होता है, बालक की ग्रोथ में ये किस तरह से डेवलप होता है? जैसे आप किसी फैमिली में रह रहे हैं, किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, तो आपके फैमिली के सदस्यों, फैमिली मेंबर से, आपके जो रिश्तेदार आते जाते हैं उनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप उनसे क्या सीखते हैं? आप उनसे क्या आदर्शों के बारे में, मूल्यों के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, एवं क्या विश्वास है, क्या मान्यताएं हैं, उनके बारे में धीरे धीरे आप उनसे सीखते हैं। बालक के सभी संबंधियों का उसके व्यक्तित्व एवं विकास पर प्रभाव पड़ता है। आपके जितने भी रिलेटिव होंगे, ठीक है, अगर वो आपके
टच में है, आपके घर आना जाना है या आपका उनके घर आना जाना है, तो आपके व्यक्तित्व के विकास पर उनका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या पड़ेगा वो बाद की बात है, लेकिन उनका प्रभाव पड़ेगा ही जरूर थोड़ा-थोड़ा। लेकिन परिवार के प्रमुख सदस्यों का गहरा प्रभाव होता है। ठीक है? हमने क्या बोला? संबंधियों आपके जो हैं, आपके जो रिलेटिव हैं, उनका प्रभाव अगर आप उनके टच में हैं, उनके साथ उठना-बैठना हो रहा है, तो उनका भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सबसे गहरा प्रभाव क्या पड़ेगा? जो आपके परिवार के प्रमुख सदस्य हैं, खास करके आपके माता-पिता, भाई-बहन और दादा-दादी इन केस अगर आप रहते हैं साथ में तो, अगर हैं वो इस समय तक। तो जो परिवार के प्रमुख सदस्य हैं, उन पर बालकों का गहरा प्रभाव पड़ता है, बालकों पर उनका गहरा प्रभाव पड़ता है। और जैसे-जैसे बालक बड़ा होता जाता है, वैसे-वैसे वो अपने माता-पिता, ठीक है? जैसे-जैसे बालक क्या होता है, जैसे-जैसे बालक बड़ा होता जाता है, वैसे-वैसे क्या होता है, अपने माता-पिता, ठीक है, भाई-बहनों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आते हुए प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता, सहयोग, इन सब सामाजिक गुणों को क्या कर लेता है, इन सब सामाजिक गुणों को सीख लेता है। कब सीखता है? जब वो धीरे-धीरे अपने परिवार के सदस्यों के संपर्क में रहता है, तो ये चीजें भी उसके अंदर धीरे-धीरे क्या हो जाती हैं, उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। ठीक है? और यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बालक के परिवार में चाचा-चाची, बुआ-फूफा जैसे संबंधी विद्यमान हों। ठीक है? ऐसे के भी कई बालक होते हैं जहाँ पे ये लोग नहीं होते हैं। जैसे आपके पिताजी सिर्फ एक भाई हैं, ठीक है? आपके दादाजी थे, आपके दादाजी थे, दादाजी के आपके पिताजी एक भाई हैं, उनके 2 बच्चे हैं, ठीक? तो जब एक भाई है तो यहाँ पे चाचा-चाची का संबंध ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे वो चीज़ बने, ठीक है? वो कंडीशन बने। तो ऐसे में ये बातें होती हैं, ठीक? अब यहाँ पे संबंधों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक? सामान्य रूप से संबंध 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? 2 प्रकार के संबंध होते हैं, जो पहला क्या है, वैवाहिक संबंध, ठीक है? सामान्य तौर पर इस प्रकार के संबंध विवाह के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे पति-पत्नी और सास-बहू, ठीक? ये वैवाहिक संबंधों के कारण ये संबंध हमारे समाज में उत्पन्न होते हैं, ठीक है? कौन से? वैवाहिक संबंध। दूसरा है समरक्त संबंध। अब समरक्त संबंध क्या होते हैं? इस प्रकार के संबंध रक्त के आधार पर बनते हैं, ठीक है? ऐसे संबंधों की सामाजिक स्वीकृति आवश्यक होती है, जबकि प्राणी शास्त्रीय संबंधों में स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है, ठीक? जैसे माता-पिता का संबंध, पुत्र-पुत्री का संबंध, ठीक है? तो ये होता है क्या? ये होते हैं समरक्त संबंध, ठीक? अब हम कहते हैं कि कार्य एवं खेल, थोड़ा-सा कार्य और खेल की बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कार्य की ज़िम्मेदारी किसकी होती है? यहाँ पे कहेंगे कार्य की ज़िम्मेदारी वयस्क की होती है, तो वहीं खेल-कूद बच्चों के हिस्से में अनिवार्य होता है, ठीक है? जैसे कि अगर आप बच्चे हैं, अगर आप बालक हैं, तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप ऑफ़िस जाइए, ड्यूटी करिए, पैसा कमाइए और लाइए, ठीक है? आपको क्या, तो कार्य जो है वो खास करके वयस्कों के हिस्से में आता है और खेल-कूद जो है वो बच्चों के लिए अनिवार्य होता है। बच्चे स्वयं को खेल-कूद में व्यस्त रखते हैं, इस कार्य में इन्हें परिवार के सदस्यों का भी सहयोग प्राप्त होता है। बाल्यावस्था से ही बालक में रचनात्मक प्रवृत्तियाँ विकसित होने लगती हैं। ध्यान दीजिएगा, रचनात्मक, बालक के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होती है कैसे? जिस तरह के माहौल के साथ वो खेलता है, जिस तरह के माहौल के साथ वो रहता है, जिस तरह के लोगों के साथ रहता है, उसी तरह उसके अंदर क्रिएटिविटी धीरे-धीरे क्या हो जाती है? डेवलप होने लगती है, ठीक है? अब बात करते हैं रचनात्मक खेल क्या होते हैं, ठीक है? रचनात्मक खेल। रचनात्मक खेल वे सक्रिय खेल हैं, ठीक है? रचनात्मक खेल, तो रचनात्मक खेल क्या? रचनात्मक खेल एक सक्रिय खेल होता है, जिसमें बच्चे को कुछ नया करने की कल्पना शक्ति मिलती है, ठीक है? बाल्यावस्था में ही बालकों की रचनात्मक प्रवृत्तियाँ विकसित होने लगती हैं, ठीक है? जब आप बच्चे होते हैं, उस समय आपकी क्रिएटिविटी डेवलप होने लगती है, लेकिन जितना आप रचनात्मक खेल खेलेंगे, जितना आप रचनात्मक खेल में सक्रिय होंगे, उतना ही आपकी ये क्रिएटिविटी क्या होगी? और ज़्यादा डेवलप होती है, ठीक है? तो रचनात्मक खेल कलात्मक खेलों से अत्यधिक समानता रखते हैं। तो यहाँ अगर कहा जाए कि रचनात्मक खेल जो होते हैं, वो कल्पनात्मक खेलों में काफ़ी समानता भी रखते हैं, ठीक है?
क्योंकि रचनात्मक खेल पूरा का पूरा क्या होता है, कल्पना पे ही क्रिएटिव पूरी क्या होती है, क्रिएटिविटी पूरा इमेजिनेशन पे ही डिपेंड करती है। जितना अच्छा आप इमेजिन कर सकते हैं, उतनी अच्छी आपकी क्रिएटिविटी होगी, ठीक? इसीलिए रचनात्मक खेल, कल्पनात्मक खेल पे समानता होती है, एक दूसरे से ही ये डेवलप होते हैं, ठीक? और खेल-खेल में बच्चे आसानी से कोई चीज़ सीख लेते हैं, ठीक है? जो बच्चों को आप प्रेशर देके सिखाना चाहते हैं, वो बच्चे खेल-खेल में भी सीख लेते हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार के प्रयोगों एवं खेलों द्वारा सीखना आसान हो जाता है, जिसे अलग-अलग तरीके की चीज़ों देकर आप उन्हें बताते हैं। अगर आप येलो कलर की बॉल देके बताएँगे कि ये येलो बॉल है, तो वो उसको आसानी से सीखेंगे। क्यों? क्योंकि विज़ुअल्स विज़ुअल्स से हम चीज़ों को जल्दी सीखते हैं और जल्दी याद भी हो जाता है। अगर आप कोई मूवी देखते हैं, तो वो पूरी की पूरी स्टोरी आपको क्या होती है, बहुत आसानी से याद हो जाती है। जबकि वहीं जगह पे अगर आप उसी मूवी की कोई एक बुक पढ़ते हैं, ठीक है? जैसे कोई एक बुक है, ठीक? अब इस बुक से कोई एक क्या हुई, कोई एक मूवी बनी, ठीक है? तो दरअसल हमारे माइंड में ये जो चलचित्र होते हैं ना, ये बहुत जल्दी इसको माइंड क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो अगर कोई किसी बुक से निकल कर के कोई मूवी बनी है, आप बुक को पढ़ेंगे शायद आपको उतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, जितनी जल्दी आपको मूवी बुक को समझने से इस बुक के बारे में पता चल जाएगा, ठीक? जैसे हमें क्या करना चाहिए? हमें शुरू-शुरू में बच्चों को क्या करना चाहिए? एक के ऊपर ब्लॉग लगाना, उनको जोड़ करके कोई आकृति बनाना, ठीक है? नंबर-नंबर आप जो सेगमेंट्स होते हैं, खासकर अभी आपने यूट्यूब या फिर फ्लिपकार्ट, अमेज़न इन सब पे देखा होगा बच्चों को खेलने के लिए चीज़ें आती हैं। पहले हमारे ज़माने में नहीं आती थी, हमारे ज़माने में बच्चे टायर ही चलाते रहते थे, ठीक है? यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए अलग-अलग तरीके की चीज़ें दी जाने लगी हैं, जो आम हो गई हैं। पहले हर व्यक्ति तक इसकी पहुँच नहीं होती थी। तो इंटरनेट ने बहुत कुछ क्या कर दिया है, बदल दिया है। जिसके पास वो चीज़ें नहीं भी हैं, वो यूट्यूब या किसी अन्य माध्यम से देखकर भी चीज़ों को क्या कर सकता है, सीख सकता है। जैसा कि हम आप अभी क्या कर रहे हैं, हम आप वर्चुअली कनेक्टेड हैं। हम सामने-सामने एक-दूसरे को बात नहीं कर एक-दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, ना कि बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम वर्चुअली किसी एक माध्यम के थ्रू कनेक्ट होके हम आप तक सही जानकारियाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे ये है प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, बेसिक शिक्षा इत्यादि, ये सब क्या हैं? ये सब कुछ विधियाँ हैं जिनके द्वारा मतलब बच्चों को क्रियाकलापों द्वारा कुछ सिखाया जाए, कुछ करके इनके सिखाया जाए, मतलब कि लर्न बाय डूइंग, कुछ करके जो आप सीखते हैं, वो आपके लिए सीखना आसान होता है और आपके माइंड में वो लंबे समय तक रहता है, आपके दिमाग में वो लंबे समय तक बना रहता है। लेकिन यहीं इसके विपरीत अगर आप कोई कुछ सिर्फ पढ़ के सीखते हैं, तो शायद कल को आप भूल जाएँ, ठीक है? अब खेल-कूद से बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास भी होता है, ठीक है? इसके महत्व को हम बात करेंगे, खेल से कैसे बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। बच्चों के शारीरिक, सामाजिक एवं ज्ञानात्मक क्षमता में विकास में सहायक होता है, इससे बच्चे स्फूर्तिवान बने रहते हैं और साथ ही साथ नियमित रूप से विभिन्न क्रियाकलाप करते रहते हैं। खास करके जो बच्चा दिन भर बैठ के बेड पे बैठ कर के वीडियो गेम खेलता है ना, जो बच्चा बेड पे बैठ के दिन भर वीडियो गेम खेलता है, उसके अंदर क्या होती है? उसके अंदर वो स्फूर्ति नहीं होती है। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? समाज अपने बोलचाल की बात करें ना, सुस्त पड़ा हुआ बच्चा, ठीक है? तो वो केस होता है, ठीक है? और क्या होता है? खेल खेलने से क्या फ़ायदा मिलता है खेल-कूद से? इसमें शरीर की मांसपेशियाँ एवं हड्डियाँ मजबूत बनती हैं, ठीक है? रक्त का संचार सुचारू रूप से पूरे शरीर में होता है, पाचन क्रिया क्या रहती है? सही रहती है, शरीर को अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलती है और फेफड़े भी क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। ये सब खेलने के फ़ायदे होते हैं। इसीलिए अगर जिस केस में आप नहीं खेल पाते हैं, तो आपको डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? आप वर्कआउट कीजिए, जिम जाइए, योगा कीजिए, जिससे क्या हो? ये सारी चीज़ें सही रहें और शुरू-शुरू में आप जितना करेंगे, जितना ज़्यादा खेलेंगे, उतना ज़्यादा ये चीज़ें आपकी अच्छे से डेवलप होंगी। और खेल-कूद के दौरान शारीरिक अंगों के सक्रिय रहने के कारण शरीर की रोग की प्रतिरोधक क्षमता भी क्या होती है? बढ़ जाती है क्योंकि हम उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारे बॉडी की रहती है, ठीक है? खेल-कूद बच्चों के मानसिक विकास को भी तीव्रता प्रदान करता है, ठीक है? खेल-कूद भावनात्मक रूप से भी कमज़ोर बच्चों के लिए थेरेपी का काम करता है, जिससे वह सामाजिक परिवेश में समायोजन स्थापित कर लेते हैं। जो बच्चे एक रूम में बंद रहते हैं ना, उनका क्या होता है, इमोशनली रूप से वो उतने कनेक्टेड नहीं होते, किसी का दुःख-दर्द समझने के लिए उतना वो उनके दिमाग उतना फ़ील नहीं कर पाता है। तो खेल-कूद कहीं न कहीं खेल-कूद, मित्रता ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें बढ़ावा देती हैं इन चीज़ों को,
ठीक है? तो कहीं न कहीं ये चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं अगर हम इसे सही तरीके से करते हैं तो। और ये क्या करता है, यह बच्चों को स्वयं निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाता है। अगर आप खेल खेल रहे हैं, वहाँ पे आपके माता-पिता आके नहीं कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। वहाँ पे आपको खुद से सोचना पड़ेगा और खुद से करेंगे भी आप, खुद से सोचेंगे और करेंगे भी। ऐसा नहीं सिर्फ सोचेंगे, सोचेंगे और करेंगे क्योंकि प्रतिस्पर्धा की भावना भी होती है, कॉम्पिटिशन होता है। आपको लगता है कि आपको जीतना है, तो जीतने के लिए आप क्या करेंगे? आप हर हर भरसक प्रयास करेंगे कि हम इस चीज़ को अच्छे से करें, ठीक? तो वहाँ पे क्या होता है, जो डिसीज़न लेने की कैपेबिलिटी होती है, वो भी क्या होती है, डेवलप होती है और ज़्यादा। और इसके साथ-साथ ही क्या खेल-कूद बच्चों की शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा इसीलिए बालकों की शिक्षा में खेल-कूद को उचित स्थान दिया गया है। मतलब कि अगर आप स्कूल्स में भी जाते हैं, जो अच्छे स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे भी आपको एक टाइमिंग मिलती है, जहाँ पे आप क्या कर सकें, जो कि सिर्फ़ डेडिकेटेड होता है फिज़िकल एजुकेशन या खेल-कूद से रिलेटेड लेकर के। जिसे खास करके आप पहले के ज़माने में पीटी के नाम से जानते हैं ना, तो वो भी एक तरीका होता है शरीर में क्या करना, ऊर्जा का संचार करने के लिए, ठीक? तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप आज हम लोगों ने बुनियादी बातों की बात की, एकदम जो शुरुआती बातें होती हैं ना, शुरुआती बातों की बात किया है, ठीक है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आप यहाँ तक आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम अगला वीडियो लेके आ सकें। और वीडियो में अगर आपका कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो में कमेंट करके उस टॉपिक के बारे में ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस टॉपिक के बारे में आपको एक वीडियो बनाकर उसको उसको समझाने की कोशिश हम करेंगे अपनी तरफ से। ठीक है? धन्यवाद।